नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एस के पंकज। बेस्ट बिहार न्यूज पर अभी आप हमें देख रहे हैं और मेरे साथ आज मेरे ऑफिस में है मुजफ्फरपुर के एक ऐसे अधिवक्ता जो पीड़ित हो रहे हैं प्रशासनिक गड़बड़ियों के कारण। समस्या ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि हत्या का आरोपी भी सरकारी नौकरी में इसलिए बना हुआ है क्योंकि वह रसूखदार है, तो आप कहिएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि कानूनी प्रक्रिया है, कोई व्यक्ति अगर हत्या जैसे जघन्य अपराध में आरोपी हो गया हो, जेल की हवा खा चुका हो, तो उसको नहीं रहना चाहिए सरकारी नौकरी में, चार्जशीट होने के बाद नहीं रहना चाहिए। और यहाँ तो महोदय जो है वो बहुत दिनों तक जेल की हवा खा करके आ गए हैं। तो क्या कुछ है मामला। अधिवक्ता अजीत सिंह जी हैं हमारे साथ। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्ते पंकज जी। क्या बात है? मामला ये है कि एक 2005 में जिस समय शिक्षा मित्र की बहाली हुई थी जी, उस समय मेहसी प्रखंड के मिर्जापुर ग्राम के शाहिद रजा अंसारी वो 2 महीना 11 दिन मात्र सर्विस में योगदान किए। उसके बाद एक हत्या के जुर्म में जेल चले गए और जेल जाने के बाद 1 साल 7 महीना 8 दिन कंटिन्यू जेल में रहे, जिसका कि प्रमाण है सच्ची प्रतिलिपि कोर्ट के द्वारा जो दिया गया है वो अभी मेरे पास मौजूद है। और वह व्यक्ति जब जेल से निकला पुनः उसी विद्यालय में योगदान दे दिया और योगदान देने के बाद जब नीतीश कुमार उसको 60 साल के लिए किए तो सभी की ज्वाइनिंग तिथि 1/7/2006 की है और 1/7/2006 में वह जेल में था और ये अपना निगरानी पोर्टल में डाला 1/7/2006। उसका भी मेरे पास कॉपी मौजूद है। शाहिद रजा जी, शाहिद रजा। तो 1/7/6 से डाले, इसका मतलब है कि 1/7/6 से जो भी उनके पास सरकार का आया पैसा वो सब जोड़ करके उनको मिला। ये गबन है, सरकारी राशि का गबन है। और बहुत बड़ा इसमें यह है कि कोई भी आदमी व्यक्ति जाता है जेल तो सबसे पहले सस्पेंड होता है 48 घंटे के अंदर में, कानून है ये। और ये सस्पेंड नहीं हुए, न विभाग को सूचना दिए और एक जाली कागज कहीं से बना लिए हैं, जैसा कि अब हमको एहसास हुआ है। तो जाली कागज दिखा दिखा करके अभी बच रहे हैं, जबकि नियोजन इकाई उनका पंचायत है, ग्राम सचिव होते हैं। तो ग्राम सचिव, लेकिन जैसे ही 11 महीना का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो फिर उनकी बहाली पुनः वहाँ होना ही नहीं है, क्योंकि उस पीरियड में 11 महीना के अंदर में वो जेल में थे। तो ऐसी परिस्थिति में उनकी बहाली ही रद्द हो गई। 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, हुआ नहीं, खत्म हो गया। तो इस और हिसाब ये से नौकरी ही चली जानी चाहिए। और जब हमको एक गांव के लोग ही मुख्यमंत्री को इसका आवेदन दिए, उसकी कॉपी हमारे पास भी रजिस्टर्ड डाक से भेज दिए और वह रजिस्टर्ड डाक से जब हम देखे तो हमको लगा कि नहीं, इसमें हमको आवाज़ उठाना चाहिए। अंतरात्मा की आवाज़ है, हमको उठाना चाहिए। क्या कि हम एक लेयर हैं, समाज में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। हम उसके पीछे लगे। शुरू से अधिवक्ताओं ने आवाज़ उठाई है। अत्याचार या अन्याय जब भी होता है तो अधिवक्ता लोग आवाज उठाते हैं। भारत के आज़ादी में, आज़ादी के आंदोलन में भी संयोग से आप जेबी कृपलानी के धरती से जी, हम लोग गांधी की कर्मभूमि से, तो अधिवक्ताओं को तो होना ही चाहिए। तो हमारे अंदर से एक भावना जगी कि नहीं, यह व्यक्ति गलत है और यह पूरा सिस्टम गलत है। तो सिस्टम गलत है तो हम उसके लिए शिक्षा विभाग के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके पास सूचना के अधिकार के तहत उनका मांगा, लेकिन कोई आदमी नहीं दिया। यहाँ तक कि कार्यपालक पदाधिकारी उनके अभी होते हैं, अभी पंचायत में थे, अब नगर पंचायत में कार्यपालक पदाधिकारी हैं, उनके पास भी मैं आवेदन दिया आरटीआई का, वो भी हमको जवाब नहीं दिए। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी डीपीओ महोदय के पास भी मैं दिया, वह भी नहीं दिए। उनका अपीलीय पदाधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी होते हैं, वो भी नहीं दिए। और जब वह नहीं दिए तब हम अंत में हार करके शिक्षा विभाग को भी लिखे, के पाठक को भी चिट्ठी लिखे, पूरा सबूत के साथ नेक्चर लगाते हुए, लेकिन वहां से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तब लास्टली हमने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के नाम से एक आवेदन दिया कि आप इनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराएं और पूरा नेक्चर लगाकर उनका सबूत दिए कि आप अपने स्तर से इन पर FIR दर्ज करें और जितना सरकारी राशि इन्होंने गलत तरीके से लिया है उस सारे को वापस मंगावें। लेकिन उसके बाद भी जिला शिक्षा पदाधिकारी शंभुनाथ शर्मा जी उस पर कोई एक्शन नहीं लिए। तब मैं FIR दर्ज करने के लिए, देखा कि FIR तो कोई भी आदमी कर सकता है, FIR दर्ज करने के लिए मैं आवेदन लिखा थाना में
थाना में देने के बाद थानेदार भी हमको फ़ोन करके पूछते हैं कि इसमें क्या मामला है। हमने बताया सब कुछ, ठीक है, हम कहे सर इसमें FIR कर दीजिए, लेकिन वो हम जांचेंगे तब करेंगे, लेकिन नहीं किए। हम उसका SP के यहाँ भी आवेदन दिए, SP साहब भी क्या किए कि उसमें कोई एक्शन नहीं लिए। मैं IG को दिया, वो भी एक्शन नहीं लिए। और इसी बीच में इनके खिलाफ संजय कुमार जो यहाँ DO अभी पहले थे निवर्तमान, उनके खिलाफ और शंभूनाथ शर्मा के खिलाफ RDD के पास मैंने आवेदन दिया कि ये लोग उसको बचा रहे हैं। तो उन्होंने अपने पत्र में बड़ा, मतलब हमको आश्चर्य लगता है कि ये लोग कैसे इस पोस्ट को एडॉप्ट करते हैं कि वो लिखते हैं विषय अधिवक्ता अजीत कुमार के द्वारा संजय कुमार और शंभूनाथ शर्मा के द्वारा एक शिक्षक को बचाने का गैर कानूनी काम किया जा रहा है, विषय लिख दिया। उसका जांच अधिकारी ठीक संजय कुमार को बना दिया जा रहा है, यानी कि जो जिस व्यक्ति पर हम आरोप लगाए हैं वही व्यक्ति को जांच करने के लिए। ये तब हमको लगा कि नहीं, ये विभाग जो है ये आपस में सब मिला हुआ है। और तब पता चला कि 2-2.5 लाख रुपया मतलब कि जाकर के चारों तरफ बांटा है। लेकिन ये हम विश्वास पुष्टिंग नहीं है, विश्वास सूत्रों से पता मिला कि ये सब जगह पैसा दिए हैं। मैंने निगरानी विभाग में भी दिया, तो वहां भी पता चला कि ये जाके रोकवा दिए हैं। तो बिना कैसे रुका भाई, जांच नहीं होना, ये तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग जाएगा या किसी भी आम आदमी का जाएगा कि नहीं, कहीं ना कहीं ये पैसा खर्च करके ही कर रहे हैं, नहीं तो सब जगह से क्यों रुक जा रहा है। कोई ना कोई तो होगा कि एक ईमानदार व्यक्ति जो कि इनके ऊपर कार्रवाई करता है या जांच करता है, लेकिन सब जगह इनका स्थिति वही रह गया। तब हमने FIR करने के लिए सारा सबूत को लेकर के 156 दिन में मोतिहारी कोर्ट में मैं आकर के नालसी दायर किया। और नालसी दायर करके 156 दिन में जब मेहसी थाना में भिजवाया तब FIR दर्ज हो गया। और FIR दर्ज होने के बाद हमको थाना प्रभारी धमकी स्वरूप फोन पर कहते हैं कि आप आकर के बयान दीजिए, जबकि हमको वहां खतरा है मेहसी में, क्योंकि वहां का लोकल शिक्षक है वो। और बयान तो मैंने कोर्ट में दिया है ना, नहीं, तो कोर्ट में 161 का बयान के लिए हमको बाध्य नहीं कर सकते हैं कि आकर के थाना में दें। लेकिन उसके बावजूद भी हमको कह रहे हैं कि थाना में दीजिए। हमने उनको कहा कि सर हमको वहां जाने का खतरा है, किसी ढंग से हम वहां पहुंचेंगे तो हमको हो सकता है कि आपके पास से निकलेंगे और रोड पर हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप हमारे यहाँ आकर के बयान ले लीजिए। तब हम उनको क्या किए कि लिखित 161 का बयान उनके यहाँ रजिस्टर्ड डाक से भेज दिए। तब उन्होंने क्या किया कि हमारे पास एक नोटिस भेज दिए कि आप नहीं भेजते हैं तो जांच में जो विलंब होगा उसकी जवाबदेही आपके ऊपर होगी। तो हमने फिर उनका एक जवाब लिख दिया कि श्रीमान, मैं आपको फलाने डेट को आवेदन दिया था जो आपके यहाँ डिलीवर्ड भी हो गया हुआ है, क्योंकि मैं उसका ट्रैक रिपोर्ट निकाल चुका हूँ, तो वो पहुँच गया है। हम अपने 161 का बयान दे दिए हैं, या तो उसी को आप दर्ज कर लें। यदि आप उससे भी असंतुष्ट हैं तो मैं बैठता हूँ मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में अपना सिटिंग का पूरा पता देते हुए कि मैं सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक न्यायालय परिसर में रहता हूं। आप आकर के वहां हमारा बयान ले सकते हैं, या 8:30 से 9:30 के बीच में मेरे निवास स्थान के कार्यालय पर आकर के बयान ले सकते हैं, और शाम में 6:30 से लेकर के 8:30 बजे तक। मैं इनको ऑप्शन दे करके और आवेदन में दे दिया। उसके बाद से हमारे पर न उधर कोई कार्रवाई कर रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं, न गिरफ्तारी कर रहे हैं और न बयान लेने आए हैं। और हम SP साहब से भी मिले तो SP साहब ने स्पष्ट हमारे सामने में कहा, 26 दिसंबर को उनके पास मिला था, तो SP साहब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लिए। हमसे बोले ये तो बहुत गंभीर आरोप है आपका। हम कहे कि जी सर, आरोप केवल ऐसे ही नहीं है, पूरा प्रमाण के साथ आरोप है। जब वो प्रमाण देखे तो अपने अर्दली को कहे कि बोलो सत्येंद्र को, चूँकि सत्येंद्र सिंह वहाँ DSP हैं, तो ऐसे उनका लैंग्वेज था कि सत्येंद्र को बोलो कि 4 तारीख तक हमें बिंदुवार इस पर रिपोर्ट दे। तो हम कहें सर 4 को हमको आना होगा, तो कहें कि नहीं अब हम मंगा लेंगे इसको। लेकिन 4 तक इस बीच में हमारे पिताजी का देहांत हो गया 2 तारीख को, तो हम उस कार्यक्रम में रह गए। उसके बाद कुछ बहुत विशेष ठंड पड़ने लगी, तब हम उनके बाद 26 फिर आए उनके यहाँ इधर 2 फरवरी को जब उनके यहाँ आए तो वो फिर बोले कि हम IO को बुला करके हमको देखते हैं।
लेकिन आज तक वही ढाक के तीन पात। हमको तो ये विडंबना है कि हमारे हम अधिवक्ता होने पर अब हमको शर्म महसूस हो रही है कि हम अधिवक्ता होकर के इतना किसी भ्रष्टाचारी को पकड़वाने के लिए या किसी सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए हमको इतना मेहनत करना पड़ रहा है, तो हमारे यहाँ के आम जनता को कितनी परेशानी होती होगी, यह हमको सोच करके और हमको अधिवक्ता होने पर अब शर्म हो रहा है। देखिए कितनी बड़ी बात ये बोल रहे हैं, जब न्याय के योद्धा को न्याय के लिए इतना दर दर भटकना पड़ता हो, पुलिसिया रुआब सहना पड़ता हो, सिस्टम के भ्रष्टाचार को जो है वो सहन करना पड़ता हो, सहना पड़ता हो, तो फिर आम आदमी का क्या होगा। इन दिनों अधिवक्ताओं के साथ बहुत सारी आपराधिक वारदातें बढ़ गई हैं। मोतिहारी सिविल कोर्ट के अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह के से जो है वो 20,000 रुपये की ठगी हो गई। एक और अधिवक्ता से 20,000 रुपये की ठगी हो गई और लाखों रुपए के ठगी का शिकार हुए गौरी शंकर बाबू आज भी अपने न्याय के लिए दर बदर भटक रहे हैं। जब न्याय के योद्धाओं को ही न्याय नहीं मिलेगा तो फिर बाकी लोगों के न्याय का क्या होगा। इसी सवाल के साथ मैं आप लोगों को छोड़े जाता हूं और प्रशासन से एक विनती करता हूं कि कम से कम न्याय के योद्धाओं के साथ न्याय जरूर कराएं, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो दूसरों को न्याय दिलाने के लिए गर्मी के दिनों में भी मोटा कपड़ा का कोट और गाउन लगा करके और बहस करते, गला फाड़ते नजर आते हैं। जय हिंद, जय